Good morning, children. So, again we are meeting in our revision lecture. That is lecture number 13. Chapter number 13. The title of the chapter is India's Location, Geological Structure and Physiography. Understood? These are the three titles combined together in our chapter, and it makes our chapter number 13. Here, as we know, I have explained you the whole lesson in the previous lectures, that is called regular lectures. Here we are supposed to revise the most important concepts which is connected to our nation. Some questions are written over here belonging to textbook. You children, as I am already instructing you every time when there is social revision lecture, you always have to take a textbook. Our textbook page 99, 100, 101 and 102 are today's topic. We will go up to page number 102. Am I clear, children? We will go up to page number 100 and that is our topics. Now, as we know, geographically speaking, India is located above equator. India is located in Southeast Asian region. India is a peninsula covered by three side ocean, one side land. All these things you are knowing since 5th standard. You are knowing all these things because since 5th standard you are studying all these facts in geography. To the south lies Indian Ocean, to the north lies Himalayas, to this east में वो west में वो है, सब कुछ आपने पढ़ा है. But today I want to discuss something more, which we have discussed in our previous lectures. Now, my first topic is India has become a cultural confluence. Cultural confluence. See the word. India has become a cultural confluence nation. Right? Why it is so? Why it is so? Why it can be said that India is a cultural confluence nation? Let us see some topics. Right? Number one, India has become a cultural confluence nation. As you know, children, Indian culture is one of the oldest culture of the world. जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो दुनिया में सबसे पुरानी परंपरा है. आपको मालूम है उस वक्त के समय की हमारा जो कल्चर था उसको बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उसको बोलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, या उसको बोलते थे सिंधु संस्कृति. बराबर. अगर इस पे हम बात करें तो शायद शाम तक भी ये लेक्चर नहीं खत्म होगा. और ये मैं जो थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स बता रहा हूं अभी, वो पूरा आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा. मैं दावे के साथ कह रहा हूं 9th तक की जो आपने हिस्ट्री पढ़ी वो सब आधा बकवास थी, अर्ध सत्य जिसे बोलते हैं ना, हाफ ट्रूथ विद हाफ लाइज. 10th में आप सही हिस्ट्री पढ़ोगे. हमारा भारत क्या है वो आप सब 10th में पढ़ोगे. बट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक cultural confluence. Right?
in civics we have studied, India is a secular nation. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सर्वधर्म संभावना, सारे धर्म को रिस्पेक्ट दिए जाते हैं, सारे धर्म एक समान है। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से सब हो जाता है बेटा? है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से ये सब कुछ हो जाता है? नहीं होता। हमारा धर्म, हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पिछले 70 साल पहले लिखा था कि भाई इंडिया एक सेक्युलर राष्ट्र है। हम तो सेक्युलरिज्म 5000 साल से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पुराना इतिहास पढ़ो, एंशिएंट इंडिया, तो इंडिया में रहने वाले जो सिविलाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया था वो थे द्रविडियंस। द्रविडियंस के पहले भी कई प्रजाति के लोग हिंदुस्तान में पाए गए थे, लेकिन उसका इतना डेवलपमेंट नहीं था, इसीलिए कल्चर में उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा। लेकिन द्रविडियन जो प्रजा थी हिंदुस्तान में, वो खूब उस समय की एडवांस प्रजा थी, और उन लोगों ने हमारे कल्चर को बहुत सारा दिया है। हिस्टोरियंस तो वैसे बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान में परंपरा, हिंदुस्तान में कल्चर की शुरुआत, सभ्यता की शुरुआत द्रविडियन लोगों से हुई है। समझ में? वहां तक बोलते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो कल्चर, दे आर द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो भी मैंने बोला कि हमारी संस्कृति को क्या बोलते हैं? सिंधु संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे वो थे द्रविडियंस। द्रविडियंस के पहले भी लोग थे, लेकिन इन लोगों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद परंपरा चलती गई। आज आप पढ़ो, आज आप देखो, तो हमारी संस्कृति में कितने सारे संस्कृति समाई हुई है। We cannot claim that this culture has dominated to the Indian civilization. Every culture has played an important role. Every culture. सबसे पहले फॉरेन ट्राइब आई थी आर्यंस की, सेंट्रल एशिया में से, जिसको अब हम जर्मनी बोल रहे हैं। यूरोप में से वो माइग्रेशन किए करके हिंदू कुश रेंजेस, हिमालयास क्रॉस करके दिल्ली, पंजाब, वो इलाके में आए थे, फ्लैट लैंड में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। 200-500 साल तक लड़ाई हुई, ऐसा कुछ हुआ द्रविडियंस के सामने। द्रविडियंस साउथ में शिफ्ट गए, विंध्याचल क्रॉस करके पेनिनसुलर इंडिया में चले गए, बिकॉज दे वर पीस लविंग पीपल, और नॉर्थ इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय आर्यंस। उसका वंश आगे चला, एक से एक बाहुबली राजा मिले उस वक्त के, और वैसे ही एक राजा के नाम से हमारा देश, जिसको नाम मिला भारत, जिसको भारतवर्ष बोलते हैं, जिसको आर्यव्रत बोलते हैं, राइट। हमारी जो संस्कृति है वो आर्यंस के बदौलत खूब फलित होगी, और इसके चलते हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, जिसको हम ब्रह्मांड के क्रिएटर माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मांड के क्रिएटर है, यूनिवर्स के क्रिएटर है, जन्मदाता है, जो यूनिवर्स चलाते हैं, और विध्वंस भी उसके हाथ में है। ब्रह्मा वी कॉल क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, विष्णु सारी सृष्टि चलाते हैं, शिव शंकर
वैसे तो हम उसे भोलानाथ बोलते हैं। जब वो गुस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं विध्वंस होता है। और आपने ये भी पढ़ा है, कभी भी हमारे कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ब्रह्मा का अवतार नहीं किसी को बोला है, शायद होगा तो छोटा छोटा होगा। शिव का भी अवतार लिमिटेड है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए ऐसे बोला जाता है भगवान विष्णु के 10 अवतार हमारी संस्कृति में दिए गए हैं टाइम टू टाइम। और हर एक अवतार में आप देखो 2 ही चीजें थी, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। इसीलिए आज हमारा नेशनल जो स्लोगन है वो भी है सत्यमेव जयते, ट्रूथ विन्स, बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अंडरस्टूड? इट इज टेकन फ्रॉम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ वर्ल्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द से सत्य की जय नहीं होती। कई सारे प्रमाण हमने देखे, सबसे 2 बढ़िया प्रमाण सबको जो मालूम है, 2 ग्रेट एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। भले धर्म की दृष्टि से देखे तो वो धार्मिक ग्रंथ थे जिसमें कृष्ण को हीरो बताता है, राम को हीरो बताता है, लेकिन उसका फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है, उसकी फिलोसॉफी क्या है? द वॉर बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज, द वॉर बिटवीन सत्य और असत्य, द वॉर बिटवीन धर्म अधर्म, जहां पे हमेशा धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, ट्रूथ प्रिवेल्स, राइट? कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप एक भी बात ढूंढ लो, आपको एग्जाम्पल उधर से मिलेंगे। और हमारे जैसे सेजिस थे, ऋषि मुनि थे, वो सिर्फ सेजिस ऋषि मुनि नहीं थे, वो महान उस वक्त के साइंटिस्ट थे, जो हम आज वेस्टर्न डिस्कवरी बोल रहे हैं, वेस्टर्न साइंस बोल रहे हैं। वो सारा साइंस हिंदुस्तान में मौजूद था, और गुलामी के बाद आफ्टर कमिंग ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, not only our material wealth went to India, Western nation, but all this cultural wealth also went over there and got transformed. Experiments were made, and proving that experiments, it was labeled as Western science. It was given back to us. But once again I repeat, truth prevails. सत्य को हम ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते, वो धरती का सीना चीर के कहीं भी हालत में बाहर आ जाए। आज वही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दुनिया को संस्कृति भारत ने सिखाई है। द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। ये हमारा कल्चर कॉन्फ्रेंस। अब देखो, सबसे पहले फॉरेनर कौन थे? आर्यंस, तकरीबन 5000 साल पहले। सबसे लास्ट कौन थे? ब्रिटिश। आर्यंस और ब्रिटिश में 5000 साल का डिफरेंस था, और वो 5000 साल में टाइम टू टाइम इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए। कोई आक्रमण नॉर्थ में से हुआ, कोई ईस्ट में से हुआ, कोई वेस्ट में से हुआ, हिंदुस्तान आए। पहले कॉन्फेडरेशन थी, फिर बाद में वो लोग हिंदुस्तान में सेटल हुए। वो लोग अपना कल्चर लेके आए थे, हमारा कल्चर उसने एक्सेप्ट किया। ऑलवेज देयर वाज अ राइज ऑफ न्यू कल्चर। हर वक्त एक नया कल्चर का जन्म हुआ, और हमारा कल्चर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कितने सारे आक्रमण हुए हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। नष्ट करना तो भूल जाओ,
वो पहले से ज्यादा ब्लॉसम। तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना हमारे कल्चर में। खत्म होने से पहले वो तो उसका ब्लॉसम हो जाता है, कुछ तो होगा। तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल परफॉर्मेंस। आप 5वीं कक्षा से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, कभी भी मैंने कोई हिस्ट्री में लिखा है उससे ज्यादा कई गुना पढ़ा है मैंने, फिजिकल बुक्स सर्चिंग ये सब। मैंने कहीं भी आई रिपीट, कभी भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कोई किसी भी जगह पे कि भारत की ओर से कई दूसरे और आक्रमण हुआ। वी आर नॉट द इन्वेडर नेशंस, और वो ही नीति आज हमारी कायम है। भारत के सबसे पहले अखंड भारत के जन्मदाता थे सम्राट अशोक। हम राम राज्य और कृष्ण के वक्त को भूल जाते हैं क्योंकि वो धर्म से कनेक्टेड है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, राइट, पूरा हिंदुस्तान उस वक्त अखंड भारत के रूप में उभर के आया था मौर्य एज में, राइट। हमारे हिस्ट्री में अशोक को हिंदुस्तान का सबसे पहला एम्परर माना जाता है, एम्परर अशोक, बराबर। लेकिन उसने भी अपनी सीमाएं सुरक्षित की थी। सीमा लाद के कभी भी उसने भी आक्रमण कहीं नहीं किया था। उसकी जिंदगी का एक ही वॉर था, कलिंग और मगध का, और वो वॉर के बाद वो एम्परर अशोक में से महात्मा अशोक बन गए। कई सारे फॉरेन रूलर्स इंडिया आए, आक्रमण के हिसाब से हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत जमाई। बट व्हेन दे केम टू नो द कल्चर ऑफ इंडिया, ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ इंडिया, दे लिटरली सरेंडर्ड एवरीथिंग एंड दे वर इंडियनाइज्ड। वो अपनी संस्कृति भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया था और वो अपना भारत की संस्कृति को अपना लिया था। ऐसी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारी संस्कृति में, राइट। हमने किसी को मना नहीं किया है, सबको वेलकम किया है। मैंने एक बार बोला था, रस्किन बॉन्ड की एक बुक है, अ रूम अंडर अ रूफ। पूरा दुनिया एक रूफ है, छत। वो छत के नीचे एक रूम ऐसा है जहां सबको वेलकम मिलता है। मतलब एक देश ऐसा है जहां सबको आवकार मिलता है, वो है भारत। ऐसा कुछ। सो नो कम्युनिटी, no culture, no specific class can say that we are the giver of this culture. ये एक कौम, ये एक समाज, ये एक ट्रेडिशन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें तो हजारों गुना कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का किसी के बाद। है समझ में? So I am getting through this question. Importance of India since ancient time. It is one of the oldest civilization of the world. Trading relation with the West since ancient time. आपने बढ़ चढ़ के पढ़ा है, वास्को ड गामा came to India, वास्को ड गामा discovered New Zealand to India. कब? 1498. भैया उसके पहले 5000 साल के पहले हम उधर जाते थे। लोथल, गुजरात हमारा बिजलीस्ट पोर्ट था, और उधर इधर से व्यापार मिडिल ईस्ट तक जाते थे, यूरोप तक जाते थे, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी तक जाते थे। उसके व्यापार इधर आते थे। हिस्ट्री गवाह है।
ये सब हमने पढ़ा। Whatever culture was found in Europe was found in Crete, in Mediterranean island, was found in Egypt, Roman Empire, was found in Middle East, sorry, Middle Europe. वो सब उस वक्त कनेक्टेड थे व्यापार के हिसाब से। ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते यूरोपियंस केम टू इंडिया। बिफोर यूरोपियंस कमिंग टू इंडिया वी वेंट ओवर देयर। अंडरस्टूड? सबसे पहले फॉरेनर कौन आए थे? अभी मैंने बोला था आर्यंस वर द फर्स्ट फॉरेन ट्रेड टू एंटर इंडिया बिफोर ऑलमोस्ट 5,000 years. And the last foreigner who came to India was British. तो यात्रा आर्यन से शुरू हुई, समय बढ़ता गया, लास्ट में ब्रिटिश आए थे। तो आर्यंस और ब्रिटिश के डिफरेंस में तकरीबन 5,000 साल है। तो 5,000 साल में आप देखो कितना हमारा कल्चर आगे बढ़ा हुआ। The foreigners who came to India brought their culture at the initial stage. अभी मैंने बोला वो आए थे हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए, लेकिन हमारा कल्चर कभी नहीं खत्म हुआ। वो अपना कल्चर हमारे कल्चर में मिंगल कर गए और हर बार नया कल्चर का जन्म हुआ। मतलब हमारी संस्कृति उसने स्वीकार कर, तो कुछ तो होगा ना। तो ऐसे बोला जाता है religion played the vital role in Indianizing the foreigners. सबसे बड़ा जिसका रोल था ना वो रोल धर्म का था। मैं आज के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो टीला टपका वाला धर्म जिसे बोलते हैं नीला पीला कपड़ा पहन के घूमने का, वो धर्म नहीं। उस वक्त धर्म की डेफिनेशन बहुत अलग थी। मैं उस वक्त के धर्म की बात कर रहा हूं, और वो धर्म के हिसाब से that was the most attractive factor to attract the foreigners. और इसीलिए आज भी हमारे कल्चर दुनिया में पहचाने जाते हैं। समझ, अभी भी आज भी हमारे कल्चर जीवित है, राइट? इनिशियली there was clashes. वो आते हैं तो 50-100 साल तक तो लड़ाइयाँ होती है, फिर लड़ाइयाँ थम जाती है, फिर इंटरकल्चरल डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद हमारा कल्चर वो एक्सेप्ट करते हैं, उसका कल्चर हम एक्सेप्ट करते हैं, और there was always a birth of new culture. So, initial stage there were clashes, but then after they got merged with Indian culture. ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आप 10th में पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि अभी तक 9th तक हमको लुई बनाया हिस्ट्री। Second, every time new culture was born, but the story of the base was Indian culture. जो भी नया कल्चर बनता था, लेकिन उसके नींव में, उसके बेस में तो हमारा भारतीय कल्चर था, सिंधु संस्कृति ही थी, भारतीय संस्कृति ही थी। है समझ में? Because of this feeling of oneness developed, forgetting religion, race, tribe, everything was forgotten. बाहर से जो लोग आए थे वो 100-200 साल में भूल गए थे, बाहर से आए थे। इतना अपनापन हमारी भारतीय संस्कृति में है। इसीलिए आज भी हम मेहमान को क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। Yes, always welcome. चाहे कोई भी हो, वो भी गेस्ट थे, आज भी गेस्ट देखते हैं। That is the tradition, the legacy which we are continuing at present. अभी भी हमारी परंपरा कायम है, अभी भी हम कर रहे हैं इसे। Because of this feeling of oneness developed, forgetting religion, race, tribe, everything, presented off by PM Modi. All the
who heartedly accepted this was a part of Indian culture. That means, अभी मैंने बोला ना, कोई एक समाज, कोई एक कौम, कोई एक ट्राइब ऐसा नहीं डोमिनेट करके कह सकती कि हमारी वजह से भारतीय संस्कृति डेवलप हुई। भारतीय संस्कृति किसी एक की जागीर नहीं है। इट इज अ यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल अराउंड, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन। किसी ने ज्यादा दिया तो किसी ने थोड़ा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। वी कैन नॉट इग्नोर। आई समझ में? दैट वाज नेक्स्ट। थस इंडिया बिकेम द कल्चरल इन्फ्लुएंशियल नेशन। अगर ये सबको हम एडजस्ट करें, सबको ऐड करें, प्लस 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 करें, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? इंडिया हैज बिकम अ कल्चरल इन्फ्लुएंशियल नेशन। है समझ में? Am I clear? Now we switch over to second topic, that is called India's location, size and area. That is common one from textbook, right? Let us see. Geographically, India lies in the northern hemisphere. It extends up from southern part of Asia continent. The span of the mainland. Mainland means east, west, north, south. Understood? Of India extends from 8.4 degree to 37.6 degree north latitude. 8.4 to 37.6 degree north latitude. ऊपर, इक्वेटर के ऊपर. And 68.7 to 97.25 degree east longitude. तो इसके बीच में जो एरिया है वो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। 8 to 37, 68 to 97, ये हमारी लोकेशन स्ट्रक्चर है। ऐसा समझ में? टॉपिक ऑफ कैंसर, which is located 23.5 degree north, divides country into two parts. शायद आप बाई रोड गुजरात में से आप नॉर्थ में जाओ कभी भी राजस्थान की तरफ, तो अगर आप गांधीनगर क्रॉस करते हो, अहमदाबाद से गांधीनगर, गांधीनगर से पहले, तो उधर जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, उधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत बड़ा 50-60 फीट का बोर्ड लगा रखा है, और उधर हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे प्रिंटिंग भी किया है, उधर लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। That divides India into two parts. The northern part, northern India, and southern India. Northern India is broader, southern India is trapper. ऐसे जैसे हम साउथ में जाते हैं तो हमारा भारत नैरो हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, right? That is South India, right? Its northern part is spread more in east and west direction, as I told you just now. North India is broader compared to South India. Northern India is spread more in eastern and western direction. As we know, extreme east, Arunachal Pradesh. Extreme west, Kutch, that is called Gujarat. Right? The Great Plains of Northern Himalayas are located in this part. And as I told you in 15th lesson, Plains of North India is the largest plain of the world, approximately spread over 7 lakh square kilometers. कहीं भी इतना बड़ा प्लेन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। The largest plain of the world, plain of North India. Right? The area to the south of Tropic of Cancer has a triangular shape and taper towards south. मैंने बोला था, जैसे हम साउथ में जाता है तो हमारा हिंदुस्तान का मैप ट्रैप हो जाता है, मतलब नैरो हो जाता है। That is why the extreme tip of South India is called tip इंदिरा पॉइंट जिसे बोलते हैं। वैसे तो ऑफिशियली पॉलिटिकल डेस्टिनेशन लास्ट हिंदुस्तान का अंतिम भाग क्या है, तो जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं। कन्याकुमारी का भी जो मेनलैंड है उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं।
उधर से इंडियन ओशन शुरू हो जाए। कहां तक? एंटार्क्टिका तक पूरा इंडियन ओशन बना है। पॉइंट इंदिरा से आप चले जाओ, उसके बाद पूरा वाटर बॉडी है, और एक्सट्रीम साउथ में मेनलैंड क्या है? एंटार्क्टिका। आप मैप पे देख लो, कहीं भी पॉइंट इंदिरा के बाद कहीं भी कोई लैंडमास दिखा, छोटे मोटे आइलैंड से हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम वो आइलैंड्स की बात नहीं करते, हम कंट्री की बात करते हैं। पॉइंट इंदिरा आप पास कर लो, उसके बाद कोई भी कंट्री है नहीं, सिर्फ उसके बाद लास्ट डेस्टिनेशन है एक कॉन्टिनेंट, जिसको हम सदर्न कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसको हम एंटार्क्टिका बोलते हैं। आप मैप में देख लो पेज नंबर 99 पे, राइट? The latitudinal as well as longitudinal extent of India is almost equal, right? It is almost equal, which is about 30 degrees. The length between Kashmir and Kanyakumari, right? The length between Kashmir and Kanyakumari is 3,240. And the width from Gujarat to Arunachal Pradesh is 2,933. So almost equal, right? There is difference of 2 hours in local standard time when extreme passes to Gujarat and west to Arunachal Pradesh. Due to this longitude difference, और मान लो अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे है, तो गुजरात में अभी रात के 2 बजे होते हैं, क्योंकि हमारे और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का फर्क है। इसीलिए ये तो चलता नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश से हम वापिस आते हैं, गुजरात से हम आगे बढ़ते हैं, तो बीच में जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड बोला जाता है, उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है, और उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। आया समझ में? It is all residing in Gujarat. The standard meridian of India is 82.5 degree east longitude. It passes through 5 states, and the local time accepted by India. It is accepted by India, right? The total area of India is about 32.8 lakh square kilometers. हमारा जो मेनलैंड है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, उसकी सरजमी कितनी है? 32.8 lakh square kilometers. है समझ में? India ranks 7th in the world in terms of area. दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारा हिंदुस्तान है। अच्छा, इंडिया से बड़े कंट्री कौन कौन से हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना एंड ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. These are the countries bigger than India. Okay? Now, location. Internal geography. The land of India lies in Southeast Asia. इसको साउथ भी नहीं बोल सकते, ईस्ट भी नहीं बोल सकते, हम साउथ ईस्ट एशिया ही बोलेंगे, right? In the north, lofty mountainous ranges are spread over hundreds of kilometers from west to east direction. Himalayan ranges, almost 2,400 kilometers. That I will teach you in chapter number 14. 14 का जब हम रिविजन करेंगे, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बराबर है? अभी तो सिर्फ सुनने का है. That is why passing with Taiwan and Tibet is only possible through the passes located at high altitude. चाइना और तिब्बत में जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 4 पास है, और वही पास के जरिए हम उधर जा सकते हैं. Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea to the west, and Indian Ocean to the south of Indian Peninsula. Right? The sea is utilized as waterway. Indian Ocean दुनिया का सबसे बिजीएस्ट रूट माना जाता है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का सब व्यापार, सब ट्रेड
यही रास्ते होते हैं। ईस्ट में मिनरल रिच कंट्रीज है, वेस्ट में टेक्नोलॉजिकल रिच कंट्रीज है। तो पूरा जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो इंडियन ओशन में से ही होती है। इफ यू आर टू गो फॉर ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, यू आर डेफिनेटली सपोज टू क्रॉस इंडियन ओशन। समझ में? Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea to the west, and Indian Ocean to the south of Indian Peninsula. अभी मैंने बोला पेनिनसुला है इंडिया, राइट? वेस्ट में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन है और वेस्ट में अरेबियन सी है. And that is why no nation of the world has such a long coastline. सबसे बढ़िया, सबसे लंबी कोस्टलाइन हिंदुस्तान की है. किसी भी देश को इतनी लंबी कोस्टलाइन नहीं है. ऐसे समझ में? India holds a strategic location. It is located on a eastern part of importance. India is in the eastern hemisphere. Oceans have contributed immensely for the development of mutual relation in ancient time. अभी मैंने बोला ना, वास्को दा गामा 1498 में हिंदुस्तान आया था. उसके पहले हमारे कई वास्को ट्रेड के हिसाब से यूरोप जाते थे. एक एक घर में एक एक वास्को दा गामा रहता था हिंदुस्तान में. सब यूरोप ट्रेड पे जाते थे और इसीलिए इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्लेंटी. वैसा ही नहीं बोला जाता है भारत सबसे अमीर देश था. क्यों अमीर था? क्योंकि इंडिया सबसे पहले व्यापारी देश के नाम से जाना जाता है. राइट? Oceans have immensely contributed in the development of mutual relation in ancient times. India had a trade relation with East Africa, West Asia, South Asia, and Southeast Asia since ancient times. सब और हम व्यापार धंधा करने पहुंचता थे. हम इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के आइलैंड्स भी जाते थे. हम यूरोप भी जाते थे. पूरी दुनिया हमने घूम रखी थी उस वक्त व्यापार के हिसाब से. राइट? India has developed culture and traditional relation with due to its location. No country in Indian Ocean has such a long maritime climate. मैंने अभी बोला ना, इंडियन ओशन का कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसको इतनी लंबी सी कोस्ट है. राइट? Due to this, India holds a strategic location. And the water mass below that mainland is called Indian Ocean. भारत के नाम से ही उसका नाम बना Indian Ocean. ऐसा समझिए. Location of India across the international waterways is very important. Opening of Suez Canal in 1869. The distance between India and Europe was reduced about 7,000 kilometers. पहले घूम के जाना पड़ता था. अभी गल्फ, कैस्पियन गल्फ में, मेडिटेरियन गल्फ में क्रॉस करके आप यूरोप जाते हो. सुएज कैनाल क्रॉस करके यूरोप पहुंच जाते हो. अरेबियन सी में से गल्फ कंट्रीज में जाने का, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान क्रॉस करके मेनलैंड में आप आ जाते हो. सुएज कैनाल में, सुएज कैनाल क्रॉस करो आप यूरोप में पहुंच जाते हो. 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था. टाइम की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, सबकी बचत हुई. राइट? यस. ईस्ट एंड साउथ एशिया थ्रू इंडिया. द सर्कल अफ्रीकन वाटरवे ऑफ सुएज कैनाल passes through India. Canada and US can be reached through this Strait of Malacca and Pacific Ocean. Strait of Malacca means वो मलेशिया के पास है. वो क्रॉस करो तो आप पैसिफिक ओशन में चले जाते हो. राइट? इंडिया हैज कॉन्टैक्ट विद मेनी कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम्स. Goods and ideas were exchanged since ancient times. Similarly, the concept of Upanishads, stories of Ramayana, Panchtantra, therapeutic methods, means science. Indian numerical figures, ये सब आप 10th में पढ़ोगे. Decimal system, all reached to the western part of the world.
हमारे इधर वो संस्कृति की शोध हुई और ये सब वेस्ट में गया, ताकि संस्कृति हमने सिखाई है। कोई हमको ऐसा नहीं बोलेंगे हमने भैया आपको सिखाया है, अरे हमने दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाया है, हमने सबको संस्कृति सिखाई है। ऐसा कुछ इंडिया is an important location in South Asia. There are 29 states and national capital region with 6 union territories. वो है हमारा location, right? Now, neighbors of India, right? India is a common land boundary with Pakistan, Afghanistan, Northwest China, Nepal, Bhutan, Northeastern Myanmar, etc. in the east. ये लैंड बाउंड्री हुई और उसके बाद ओशन बाउंड्री क्या हुई? इन साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर मैरीटाइम नेबर्स. इंडिया एंड श्रीलंका हैव सेपरेटेड बाय पार्क स्टेट, जिसको हम राम सेतु बोलते हैं, पार्क स्टेट बोलते हैं. जो रामायण काल में पढ़े ना, भारत से लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने एक पुल का निर्माण किया था. वो आज हम ज्योग्राफी में उसको पार्क स्टेट बोलते हैं, राइट? एंड गल्फ ऑफ मन्नार. Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea, while Andaman Nicobar Islands are located in Bay of Bengal. So, this was the 4 important concepts of our vision, right? The concepts connected to our questions, right? Connected to our concepts. So now it is time for homework, right? So I hope you understood all these important topics. Now children, take your homework. Come on. वो एक क्वेश्चन में वापस रिपीट करने वाला हूँ. कुछ रहेगी इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1. इंडिया holds a strategic location. India holds a strategic location. ये आपका GR है. Number 2. Short note on location, size and area of India. Right? तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं. वापस मैं पढ़ता हूँ. ये GR है. इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. दूसरा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन लोकेशन, size and area of India. So, I am ending my first lecture, that is lecture number 13 of chapter number 13. In next lecture, we will continue with our second part of chapter 13. Till then children, see you, goodbye, take care.